हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजू। टुडे वी शैल टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ जानवरों की बात आती है। ओके, और ये जानवर मनुष्य भी है और मनुष्य नहीं भी है। मज़ेदार चीज़। ओके, सो हाल ही में एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हमारे सामने। हमारे यहाँ के बाघों को यानी टाइगर्स को छत्तीसगढ़ में एक नया घर मिला। न्यू होम फॉर टाइगर्स इन छत्तीसगढ़। ओके, हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला नाम से, है ना। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, आप इसे आसानी से GGTP के नाम से जान सकते हैं। ओके, GGTP नाम का साहब ये टाइगर रिजर्व इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। राइट, जरा सा देखते हैं सबसे पहले कि ये छत्तीसगढ़ एग्जैक्टली है कहाँ। इंडिया का अगर ये मैप देखें तो छत्तीसगढ़ इज राइट इन द मिडल ऑफ इंडिया, है ना। भारत के एकदम बीचों बीच ये छत्तीसगढ़ का रीजन, राइट ओवर हियर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, जाहिर सी बात है ये हर तरफ से लैंडलॉक्ड है। और मज़े की बात, 2000 तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक थे, और दोनों को मिला के उस समय का इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था, रीजन वाइज, है ना। एरिया के तरीके से सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था। आज के समय में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है तुम लोगों को मालूम ही होगा। इंडिया के वेस्ट में वो पड़ता है, जिसे हम लोग राजस्थान के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही, राइट। सो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दो तीन चीज़ें मज़ेदार सी। ये देखो कि महाराष्ट्र के साथ में एक बाउंड्री है, MP के साथ में बाउंड्री है, झारखंड के साथ में बाउंड्री है, तेलंगाना के साथ में सॉरी आंध्र प्रदेश के साथ में बाउंड्री है, उड़ीसा के साथ में बाउंड्री है ना, एंड तेलंगाना ओवर हियर। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ राइट इन द मिडल ऑफ इंडिया। कमिंग बैक, इसको इरेज कर देते हैं जी। सो इंडिया का ये तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व। खास बात, पहले से ही छत्तीसगढ़ के पास में 3 टाइगर रिजर्व्स थे। कौन कौन से, नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैप में आप उनकी लोकेशन देख सकते हो। इंद्रावती, उदांती सीता नदी और अचानकमार, है ना। इंद्रावती, उदांती सीता नदी और अचानकमार। दिस इज द 4th टाइगर रिजर्व फॉर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए ये चौथा टाइगर रिजर्व है और इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन था इंडिया का। यहाँ पर नाम देख सकते हो, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व विच वॉज इन आंध्र प्रदेश। दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। दूसरे नंबर पर आता है मानस टाइगर रिजर्व, जो असम में है। अगर लोकेशन देखना हो तो काजीरंगा के थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मानस नदी के किनारे मानस टाइगर रिजर्व मिल जाता है। राइट, तो इस स्लाइड से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी से बटोरते हैं कि इंडिया का ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ खुल गया है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का अपना खुद का ये चौथा टाइगर रिजर्व, और इंडिया के फर्स्ट नंबर पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व विच इज इन आंध्र प्रदेश, एंड मानस टाइगर रिजर्व विच इज इन असम। राइट, थोड़ा सा इस टाइगर रिजर्व के विषय में जानते हैं, अबाउट गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ओके, सबसे पहले अगर एक बात देखी जाए तो इट इज लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। ये जो जगह है ये छोटा नागपुर प्लेटू और बघेलखंड प्लेटू के ऊपर बना हुआ है ना। ध्यान रखो, नए नए नाम ये तुम लोगों के सामने आ रहे हैं, नए तो नहीं है। अपनी ज्योग्राफी बुक्स की तरफ थोड़ा सा देखोगे तो वहां पर ये चीज मिल जाएगी। राइट,
छोटा नागपुर प्लेटू एंड बघेलखंड प्लेटू। इंडिया का अगर ये प्लेटू मैप देखा जाए तो ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू और ये है बघेलखंड प्लेटू। और अगर मैं एक गंदा सा छत्तीसगढ़ बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बन करके आएगा, राइट। इट इज स्प्रेड ओवर द छोटा नागपुर प्लेटू एंड द बघेलखंड प्लेटू। बाकी प्लेटूज यहाँ पर बने हुए हैं। जिन लोगों को प्लेटूज की स्टडी करना है वो यहाँ से आराम से स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं, राइट। ओके, सो पहली बात साहब, इसकी पोजीशन हमें पता चली गई। दूसरी चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बनाता है। ये टर्म अभी मैं समझाता हूं। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बनाता है किसके साथ में? अपने आसपास के स्टेट्स के साथ में। यहां से बात थोड़ी सी समझ में आती है। अगर देखो तो कुछ इस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये GGTP है और इट इज अ कॉरिडोर फॉर द एनिमल्स टू मूव हियर एंड देयर एंड हियर एंड देयर, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में ये जो कॉरिडोर है ना, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जानवरों को स्टेट्स की सीमा तो पता नहीं है ना, कि यहाँ पर रुक जाना चाहिए, यहाँ से मध्य प्रदेश शुरू हो गया है, यहाँ से झारखंड शुरू हो गया है। तो वो इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स में मूव करते हैं। इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स सिंपली एक्सप्लेन्ड एक तरीके का वातावरण, है ना। तो जिस तरीके के पेड़ इस सेक्शन में हो रहे हैं, कुछ उसी तरीके के पेड़ दूसरे सेक्शन में हमें दिखाई दे जाते हैं, राइट। तो ये बात हुई यहां पर बताने की कि इट इंश्योर्स इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी विथ नेबरिंग टाइगर रिजर्व्स। जो आसपास के टाइगर रिजर्व्स और हैं, कहां पर? मध्य प्रदेश और झारखंड में। कौन से भाई? संजय धूबरी मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क भी है, जिसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ से आकर के भी लगता था, है ना। बांधवगढ़ है और पालामऊ, राइट। तो ये एक इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी की बात है। एक जैसा संरक्षण, एक जैसा मूवमेंट कॉरिडोर अगर इन जानवरों को मिल जाता है तो उससे इनका मूवमेंट, अच्छा, मूवमेंट होने से इनका कंजर्वेशन आसान हो जाता है ना, इन्हें रहने की जगह मिल जाती है। ओके, तो ये बात हुई इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी की। यहां पर एक खास बात की, इट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन टाइगर कंजर्वेशन। किस तरीके से है साहब? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टेड हैबिटेट फॉर टाइगर्स, नंबर 1। प्रमोट्स इको टूरिज्म, वहां के लोगों के लिए इको टूरिज्म। अगर तुम लोगों को बात समझ में आती हो तो जरा ध्यान से सुनना। इको टूरिज्म यानी एनवायरनमेंट को जहां पर हम बेस बना करके उसके इर्द गिर्द टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, दैट इज नोन एज इको टूरिज्म, राइट। तो ये टर्म बहुत अक्सर सुना जाता है कि सबके साथ में इको टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। वजह इसकी ये है कि इससे आपका वातावरण भी अच्छा रहता है। मान लीजिए हमारा गांव है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई ऐसी ख़ास बात है जिसे हम टूरिज़्म के तौर पर बेच सकते हैं, तो अगर अपने गांव को हम अच्छा साफ़ सुथरा रखेंगे तो लोग आएंगे वहाँ देखने के लिए, है ना। तो किसी भी एक एनवायरमेंटल चीज़ को अगर हम बेस बना करके टूरिज़्म के लिए प्रमोट करते हैं तो उसे इको टूरिज़्म का नाम दिया जाता है ना। और इसी इको टूरिज़्म से लोकल कम्युनिटीज़ के लिए रोज़गार पैदा होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पर लोग आएंगे तो उनके रहने के लिए, खाने के लिए, घुमाने के लिए लोग चाहिए, है ना। तो वो चीज़ यहाँ से पैदा हो जाती है। तो ये उस एरिया के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। फिर से एक बार ये 3 पॉइंट्स देख लें। इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्ट, यहाँ तो आपने जानवर को तो बचा ही लिया, प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टेड हैबिटेट फॉर टाइगर्स, नंबर 1। दूसरा पॉइंट, जब वहाँ पे इको टूरिज्म को प्रमोट किया तो लोग आने लगे। जब लोग आने लगे तो उनसे चल करके तीसरा पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल कम्युनिटीज, जो वहीं पर रहने वाले लोग हैं उनका भी फायदा होने लगा, राइट। तो ये बात हुई GGTP की। ओके, अब अगला पॉइंट, ये टाइगर रिजर्व होता क्या है? बड़ा ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है ये। देखिए साहब, अ प्रोटेक्टेड एरिया एक
प्रोटेक्टेड एरिया है जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ का जो मेन एनिमल है दैट विल बी टाइगर ओनली, राइट। Established under the Wildlife Protection Act of 1972। ये तुम लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना। NTCA नाम का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यही वो अथॉरिटी है जो टाइगर्स की देखरेख करती है कि किस तरीके से साहब इनके लिए हमें एरियाज वगैरह डेजिग्नेट करने चाहिए, राइट। The tiger reserves are set as part of the Project Tiger। Project Tiger नाम का साहब ये प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया था। ये माना गया कि अगर हम टाइगर को कंजर्व करेंगे, बचाएंगे, तो इसके नीचे की ये फूड चेन में अगर ध्यान हो, फूड चेन क्या है, एक से दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, ऐसे करके एक फूड चेन चलती है। तो टाइगर इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। अगर आपने टाइगर को बचाने का निर्णय ले लिया तो उसके नीचे आने वाले सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को आपको कंजर्व करना पड़ेगा, राइट। सो विद दैट पॉइंट, दैट थिंग इन माइंड, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973। किसी भी टाइगर रिजर्व के दो मेन हिस्से होते हैं, है ना। इस डायग्राम से ये चीज क्लियर हो जाती है। बात यहां पर थ्योरी में लिखी गई है, एक कोर एरिया और एक बफर एरिया। कोर एरिया में जैसा यहां पर लिखा गया है, किसी भी तरीके की हम बाहरी एक्टिविटी अलाउ नहीं करते। कोर एरिया के अंदर होटल नहीं हो सकता है, गांव ऑब्वियसली नहीं हो सकते हैं, किसी भी तरीके का टूरिज्म इस कोर एरिया के अंदर नहीं चल सकता है ना। केवल पेट्रोल कैंप्स, पेट्रोल यानी हो भराने वाला पेट्रोल नहीं भाई, जो पेट्रोलिंग करी जाती है निगरानी करने के लिए, उस तरीके के पेट्रोल कैंप्स लगाए जाते हैं और एक क्रिटिकल हैबिटेट को मान करके यहां पर उसकी देखरेख करी जाती है। ये किस हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, ये कोर एरिया हो गया। कोर एरिया के बाहर आता है बफर एरिया, है ना। ये जो टर्म है ना बफर, ये बड़ा ही मजेदार है। कोर और बाहरी दुनिया के बीच का जो हिस्सा हुआ उसे आप बफर मानेंगे। किसी भी तरीके से भाई आपस में पापा से तुम्हारा झगड़ा हुआ तो मम्मी तुम्हारी बफर है, ठीक है। टीचर से टीचर ने अगर तुम्हें डांटा तो शायद तुम्हारा दोस्त कोई अगर बफर बनने की कोशिश करेगा, ऐसा मत करना, तो वो भी पीटा जाएगा। बफर यानी किन्हीं भी दो चीजों के बीच की जगह, है ना। सो बफर फॉरेस्ट में क्या है, यहां पर आप इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं। कैसी, मिक्स्ड लैंड विथ विलेजेस एंड होटल्स, यानी कि पेरिफेरल एरिया जो बाहरी रीजन है, बॉर्डर्स द कोर एरिया, इसमें गांव भी हो सकते हैं, इसमें लोगों का मूवमेंट भी हो सकता है, इसमें होटल्स वगैरह भी सेटअप किए जा सकते हैं। तो कोर एरिया के बाहर, लेकिन बाहरी दुनिया से थोड़ा सा अलग, ये जो है दिस इज द आउटर क्रेस्ट, है ना। तीन हिस्से हो गए कुछ ऐसे करके, ये ऐसे मान, है ना। दिस इज माय कोर एरिया। साहब यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, यहां पर पार्शियल एक्टिविटी है और यहां पे एक्टिविटी ही एक्टिविटी है, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये तीन पार्ट समझे जा सकते हैं, कोर एरिया, बफर एंड आउटर। एक फन फैक्ट यहां पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसे हेलीज नेशनल पार्क के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था। आज़ादी के बाद हमने एक महान कंजर्वेशनिस्ट जिम कॉर्बेट के नाम से इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा। इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, है ना। उत्तराखंड में साहब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट। इट वॉज इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, एक ऐसे ही पुरानी बात रिपीट करा दूं, इस समय सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्री सैलम उसका नाम। दूसरा कहां पर है, असम में, राइट। अगर ऐसे बात करी जाए तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हुआ, ऑफ कोर्स असम,
राइट, मानस नेशनल पार्क या मानस टाइगर रिजर्व इन असम, राइट। अच्छा, ये देखो एक बढ़िया सी चीज, मजेदार, बहुत देर से हम लोग कुछ मजेदार चीज नहीं किए, इसे कोई जने पहचान पा रहा है कि ये किसके फुटप्रिंट्स हैं? जाहिर सी बात है, तुम लोगों ने आंसर गेस कर लिया, ये है टाइगर के फुटप्रिंट्स, जो इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। दीज आर दी एक्चुअल फुटप्रिंट्स ऑफ अ टाइगर, राइट। और यहां पर उसे एनिमेटेड तरीके से, कार्टून की तरीके से छोटा छोटा बना दिया। इन्हें आप पग मार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पग, PUG, पग मार्क्स। ध्यान रखने वाली बात कि ये पग मार्क्स हर एक टाइगर के यूनिक है, राइट। जस्ट बाय लुकिंग एट दीज पग मार्क्स, जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स हैं वो ये पता लगा लेते हैं कि इस रीजन में कौन सा टाइगर मूव कर रहा है, राइट। तो ये एक बड़ी मजेदार सी चीज यहां पर देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट अप, प्रोटेक्टेड एरिया एक टर्म बार बार यूज किया गया है, जरा सा देखें क्या चीज है वो। एरियाज ऑफ लैंड और सी that are protected for conservation of nature and biodiversity। ध्यान रखने वाली बात, यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया है, चाहे वो जमीन में हो चाहे समुद्र में। भाई समुद्र में किसको आप कंजर्व करेंगे? जाहिर सी बात है, वहां पर रहने वाले जानवरों को, यानी कि मछलियों को, राइट। सो अ प्रोटेक्टेड एरिया कैन बी डिक्लेयर्ड इन लैंड एज वेल एज इन सी। समुद्र में भी और जमीन पर भी ये प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जा सकता है नेचर और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। प्रोटेक्शन किससे मिलता है? फ्रॉम हंटिंग फॉर इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, है ना। इन एरियाज में हंटिंग बैन है, ऑब्वियस सी बात है साहब, तभी ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसकी वजह से ये जानवर थोड़े से फल फूल पाते हैं, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने इन एरियाज को अपने आप से भी बचाया है ना। यहां पर किसी भी तरीके का ह्यूमन प्रेजेंस इज रिस्ट्रिक्टेड, है ना। प्रोटेक्टेड एरियाज में ह्यूमन प्रेजेंस इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। ओके, एक मजेदार चीज देखो, इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका ऑलमोस्ट 5.5%, यहां पे एग्जैक्ट फिगर है 5.32% ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर प्रोटेक्टेड एरिया। और अगर गिनती की बात करें तो इट इज 1014, 1014 जगहों को हमने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर रखा है, जो इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का ऑलमोस्ट 5% से थोड़ा सा ज्यादा है, 5.32%। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। हो सकता है तुम लोगों में से कुछ लोग इन्हीं जगहों पर रहते हो, कुछ लोग देख करके आए हो, वगैरह वगैरह। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में चिलिका लेक बर्ड सैंक्चुरी, ये उड़ीसा में है। नेशनल पार्क में अभी बात करी गई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। बायोस्फीयर रिजर्व में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये वेस्ट बंगाल में है। अलावा इसके भी बहुत सारे एरियाज हैं, तुम लोग गूगल के ऊपर अगर सर्च कर सकते हो तो ये बात तुम लोगों को और सारे एग्जाम्पल्स दिखा देगी। प्रोटेक्टेड एरिया, एक बार मैं रिपीट कर दूं, नाम से ही प्रोटेक्शन है। किसका प्रोटेक्शन है साहब? एनवायरनमेंट का, नेचुरल हैबिटेट का और एनिमल्स का। किससे प्रोटेक्शन है? हमसे, यानी ह्यूमंस से, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोटेक्टेड एरियाज की बात यहां पर करी गई, है ना। अगली चीज देखें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। 3 नाम अभी हम लोगों ने देखे थे, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। जरा सा देखते हैं साहब ये क्या क्या चीजें हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अभी समझ में आ जाएगी। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में खास बात क्या होती है कि ये किसी एक स्पेसिफिक स्पीशी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए बनाई जाती है ना। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विल बी डेडिकेटेड टू
स्पेसिफिक एनिमल और स्पेसिफिक स्पीशी। तो कहीं पर वो टाइगर हो सकता है, कहीं पर क्रोकोडाइल हो सकता है, कहीं पर एलिफेंट हो सकता है, वगैरह वगैरह तमाम तरीके, बर्ड्स तक इसमें आती हैं, है ना। पूरे कंट्री में ये अलग अलग तरीक़ों से है। तुम में से जो लोग इसे वेस्टर्न यूपी में देख रहे हैं, वहाँ पे चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का मेन एनिमल इज़ घड़ियाल, राइट। सिमिलरली जो लोग दुधवा की तरफ देखेंगे, वहाँ पर टाइगर आ जाता है। जो लोग राजाजी नेशनल पार्क की तरफ देखेंगे, वहाँ पर एलिफेंट आ जाता है। जो लोग फिर से टाइगर की बात करेंगे तो बांदीपुर नीचे की तरफ, एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की खास बात कि इट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ओके, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में क्या हुआ कि साहब ये एक ओवरऑल एनिमल किंगडम को बचाने के लिए एक्सरसाइज करी जाती है ना। यहां पर यू कैन क्लियरली सी कि नेशनल पार्क्स में क्या हुआ। अच्छा, नेशनल पार्क्स की खास बात यह है कि नेशनल पार्क्स के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी हो सकती है। नेशनल पार्क्स के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हो सकती है, एक टाइगर रिजर्व हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। अभी हम लोग डिफरेंसेस की भी बात करेंगे, पहले एक बेसिक चीज़ समझ ले कि साहब क्या चीज़ है। यहाँ पर क्या था, एक स्पेसिफिक स्पीशी को ध्यान में रखते हुए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी डिक्लेयर करी जाती है। नेशनल पार्क फिलहाल हमें ये समझ में आया कि इसमें एक ओवरऑल एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है। तीसरा क्या है साहब, तीसरा देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। जो टर्म हम लोग बायोस्फीयर लिखते हैं उसमें एक बड़ी ही खास बात, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे मनुष्य भी इस बायोस्फीयर का हिस्सा माना जाता है। यानी अलोंग विथ एवरीथिंग, एनवायरनमेंट हो गया, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इसमें हमने इस डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट यानी ह्यूमन बीइंग को भी शामिल कर लिया। और उसी लिए हम लोग मेंट टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दी स्पेसिफाइड एरिया। यहाँ पर हम गांव वगैरह उस सेंस में, ये ना, अगर आप किसी शहर को शामिल कर लोगे तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन जो आसपास के गांव हैं, जो उनके रहने सहने का तरीका है, कल्चर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एज अ होल। इसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल होते हैं। खास बात, खास डिफरेंस, अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में लेकर के आओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ में ह्यूमन बींग्स का कोई इंटरवेंशन नहीं है, नंबर 1, है ना। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसा मैंने रिपीट किया बार बार, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एनिमल और अ स्पीशी। नेशनल पार्क ओवरऑल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें ह्यूमन बींग्स शामिल नहीं हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स प्लस द वाइल्ड लाइफ इज एसोसिएटेड, राइट। तो ये 3 चीजें हो गई। एंट्री की बात कर लें साहब, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम होते हैं, इट इज़ ओपन टू पब्लिक। नेशनल पार्क्स इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड, है ना, रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, इन सब में दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कोर एंड बफर एरिया विल ऑलवेज बी देयर, है ना। कोर एरिया में कोई आपको मूव नहीं करने देगा, इसके अंदर केवल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जाते हैं। यहाँ पर हम लोग टूरिज्म, जो जितनी भी हमारी सफारी वगैरह है वो सब बफर एरिया में चलती है, और इसके बाहर की दुनिया हमारी है साहब। अगर हम लखनऊ से गए तो ये सब दरवाज़ा हुआ, यहाँ से हम अंदर घुसे, फलाना फलाना टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या नेशनल पार्क, ओके। तो उसके इस वाले एरिया में सब आपके कैंप वगैरह सेटअप होते हैं। कहीं भी जाकर के पूछ लेना कि साहब क्या आपके कोर एरिया में जा सकते हैं, फौरन आपसे कहा जाएगा नहीं साहब, कोर एरिया में टूरिज्म अलाउड नहीं है ना। और जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, इसमें भी ये पूरी चीज़ है ना। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, ओके, कि बफर एरिया है और कोर एरिया है, बिल्कुल। सो बफर एरिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के बफर एरिया में गांव वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क्स एंड
बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर 2 मिनट पॉज करके अपने नोट्स आप बना सकते हैं, है ना। सो यू कैन डू दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा साथी जिसके बारे में इतनी देर से बात करी जा रही है, द रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। क्या है साहब ये रॉयल बंगाल टाइगर? बहुत ही प्यारा जानवर साहब ये होता है। बेसिकली इट इज अ स्पीशी ऑफ द टाइगर फैमिली, है ना। बाघ कई एक तरीके के होते हैं, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर एक प्रकार की स्पीशी है। इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, है ना। साइंटिफिक नेम इज पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। ओके, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वाइल्ड कैट्स, है ना। इस समय शायद इससे बड़ा केवल साइबेरियन टाइगर होता है, बट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वाइल्ड कैट्स, राइट। मजेदार चीज देखो ये कहां कहां मिलता है। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न तिब्बत, राइट। अगर इस मैप के थ्रू देखा जाए तो हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाती है। दिस इज द टेरिटरी ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। ये वाला जो हिस्सा मैंने बनाया है कुछ इस जगह पे है। देखो इसमें क्या क्या आ जा रहा है। इंडिया ऑफ कोर्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड सदर्न तिब्बत, है ना। तो इस पूरे रीजन में हमें ये जानवर मिलता है, ये स्पीशी मिलती है। ओके, एंड अगर उस तरीके से देखें तो ये टाइगर के अलग अलग टाइप्स भी यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, है ना। साउथ चाइना टाइगर, साइबेरियन टाइगर जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, सुमात्रन टाइगर। आजकल एक चाइनीज टाइगर ने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी शोर मचा रखा है। इंस्टा पे अगर आप देखेंगे सो बहुत ही क्यूट सा वो एक चाइनीज टाइगर है विच इज़ देयर, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर हमारे देश का नेशनल एनिमल, इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, राइट। जिस तरीके से मैंने वो पग मार्क्स बताए थे, उसी तरीके से जो टाइगर्स के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, दे आर यूनिक टू ईच वन ऑफ देम। जिस तरीके से हमारे हाथ में ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये स्ट्राइप्स जो हैं हर टाइगर की यूनिक हैं, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स दे रोम अराउंड लार्ज टेरिटरी, एक बहुत बड़ी सी टेरिटरी पे साहब ये घूमते रहते हैं। एंड दे आर वेरी गुड स्विमर्स, ना। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि टाइगर से बचने गए और नदी में कूद गए, दौड़ा के खा जाएगा तुम्हें, है ना। और इनफैक्ट ये पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, राइट। टाइगर्स आर वेरी गुड क्लाइंबर्स ऑल्सो। इन्हें आप एक बिल्ली की तरीके से समझिए। तो जो जो काम बिल्ली कर सकती है, काफ़ी हद तक ये सारे काम ये टाइगर्स भी कर लेते हैं, है ना। तो ये कुछ कुछ बातें रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में हमने यहाँ पर देखी। ओके, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इज द हाईएस्ट इन इंडिया, है ना। ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर इज देयर इन इंडिया। ये जीव हमारे बीच में पिछले करीब 20 लाख सालों से रह रहा है ना। 2 मिलियन ईयर्स पहले से ये जानवर हमारे बीच में रह रहा है। ख़ास बात देखिए, पिछली सेंचुरी शुरू होने से, यानी कि जब से तारीख में हम लोगों ने 19 समथिंग समथिंग लिखना शुरू किया, तब से इस जानवर की पॉपुलेशन हमने 97% कम कर दी है। सो ह्यूमंस आर इन इफेक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर्स टू टाइगर्स, है ना। हम लोग एक बड़े ही अजीब किस्म की स्पीशी हैं एज ह्यूमन बींग्स, विल कम टू दैट लेटर। और एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो सारे स्पीशीज की कैटेगरी बनाता है ना, जिसने इन टाइगर्स को एंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय, खत्म होने वाली स्पीशी में डाल दिया है। ओके, ये देखो एक बहुत मजेदार फिगर कि 70% हमारे पास में है, तब जाकर के इस समय लेस देन 3700 टाइगर्स हैं भारत के पास, विच इज 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन।
राइट। तो इमेजिन करो कि ओवरऑल ये टाइगर्स कितने कम हो चुके हैं बाकी पूरी दुनिया में, है ना। तो धीरे धीरे करके ये ख़त्म होते जा रहे हैं। प्राइमरी रीज़न क्या है इनके ख़त्म होने का, ये देखिए, हैबिटेट डिग्रेडेशन, यानी कि जहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं वो जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। पोचिंग, पोचिंग इज़ इलीगल हंटिंग, है ना। आज भी प्रोटेक्टेड एरियाज में कुछ लोग जाकर के इनका शिकार करते हैं। वजह क्या है, क्योंकि इनकी जो बोन्स वगैरह हैं उनकी एक मेडिसिनल क्वालिटी है, प्लस एग्जॉटिक वैल्यू कि साहब हमने शेर की खाल अपने घर में लगा रखी है या उस तरीके से, तो ये पोचिंग हुआ, है ना। एंड ऑफ कोर्स द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, जो गांव है उसमें शेर का अटैक हो गया, भाई जाहिर सी बात है आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, किसकी, ह्यूमन बीइंग्स की। इनकी आबादी तो कम होती जा रही है, देख रहे हो ना। द टाइगर्स आर डिक्रीजिंग, वाई, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग। तो जब हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है तो हम जंगलों को काटते चले जा रहे हैं, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, धीरे धीरे जो उनकी रहने की जगह है वो गायब होती जा रही है। जाहिर सी बात है वो दौड़ करके गांव की तरफ ही आएंगे। जब हम उनके जंगल में घुस गए, जब वो जंगल ही नहीं बचा, सो कॉल्ड गांव हमने बना लिया है, तो पहले तो वो टाइगर वहीं पर रहता था ना। तो कुछ इस तरीके की बातें यहाँ पर चलती हैं। एक बार क्विक 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 रिवीजन करते हैं इसी स्लाइड का, बहुत बढ़िया से देखना। इंडिया हैज़ 70% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल टाइगर पॉपुलेशन। इस समय ये गिनती 3682 पर है ना। ऑलमोस्ट अपने दिमाग में इसे 3700 भी रख लोगे अप्रॉक्सीमेटली तो काम चल जाएगा। 3682 के आसपास साहब ये गिनती है। सदी के शुरुआत से लेके अपने दिमाग में 1900s की अगर कोई भी डेट डालोगे, तब से लेकर के आज तक हमने इनके 97% साथियों को ख़त्म कर दिया है। प्राइमरी रीजंस क्या है, हैबिटेट डिग्रेडेशन, जो इनके रहने की जगह हैं वो ख़त्म हो गई हैं। इलीगल हंटिंग, जिसे हम पोचिंग के नाम से जानते हैं, वो हो गई है। एंड द एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो ये प्राइमरी रीजंस थे, या अगर बात करें तो ये वाला भी सेक्शन देखो, ये काफ़ी अच्छा है, जिसमें कि इनका एरिया कुछ डिफाइन करने की या दिखाने की कोशिश यहाँ पर करी गई है। इफ़ यू कैन पॉज द वीडियो हियर, यू कैन पीसफुली लुक एट देम, राइट। और आखिर में हम लोग पहुँचते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमें करना ही क्यों है ना। पहली बात, एक टर्म समझ लें, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सिंपल से माने ये हैं साहब कि ढेर सारी अलग अलग स्पीशीज एक साथ रहें, इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु सब शामिल हैं। नाउ दिस इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। टर्म याद रखना, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, राइट। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एक साथ रहें। तो बायोडाइवर्सिटी बचाने की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है और इसके क्या क्या फायदे, एक एक करके देखिए साहब। सबसे पहले, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम। मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम का सिंपल सा मतलब ये है, हमें तो ये मालूम ही है कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, नंबर वन, वो हमारी हवा को साफ रखते हैं, ठीक। अगर सिंपल मैं यूसेज बेस पर आ जाऊं, ठीक है। तो अगर हम लगातार इनको काटते चले जाएंगे, हम काट क्यों रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बड़े कम से हैं और एक जगह बस काटते चले जा रहे हैं, हमारी गिनती बढ़ रही है। The population of human beings is increasing at a very alarming rate, है ना। और हम अपने फायदे के लिए, कमर्शियल फायदे के लिए या अपने शारीरिक फिजिकल फायदे के लिए हम इन जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। जब जंगल कटेंगे तो जाहिर सी बात है जानवर कटेंगे। अभी तुम लोगों ने थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो केवल कटने की बात नहीं, हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज पर बात करी है, राइट। उस क्लाइमेट चेंज की वजह से एक टर्म बाढ़, ये तुम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है। जब बाढ़ आती है किसी इलाके में तो वहाँ के जंगल डूब जाते हैं,
जब डूब जाएंगे तो ये जानवर क्या होंगे, मर ही जाएंगे, है ना। दूसरा चीज देखो, एक टर्म शायद तुम लोगों ने सुना हो, फॉरेस्ट फायर के नाम से, जंगल में लगने वाली आग। गर्मियों में साहब ये अक्सर प्रॉब्लम आती है कि ये जंगल की आग जो है ये बहुत बड़े एरिया में लगती है और इसे बुझाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली इंडिया में, स्पेशली ये उत्तराखंड के जंगलों की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और अगर वर्ल्ड में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट फायर्स और यूएस में कैलिफोर्निया नाम का एक राज्य है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट फायर्स बड़े ही ख़तरनाक तरीके से फैलते हैं। आज ये टर्म सुन लिया है, आगे ज़रा इसको फॉलो करना, फॉरेस्ट फायर, राइट। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, ओके। दूसरी बात, हर एक स्पीशी का अपना एक रोल है, हर एक जानवर का, हर एक पेड़ पौधे का इस पूरे इकोसिस्टम में उसका एक रोल है। हमने कुछ ऐसा मान लिया है एज ह्यूमन बीइंग्स कि वी आर द वंस हु विल डिसाइड किसका रोल कम है, किसका ज्यादा, विच इज अ कंप्लीटली रॉन्ग थिंग, है ना। तो ईच स्पीशी प्लेज अ वेरी यूनिक रोल, राइट, ओके। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि ये पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए या उन्हें मैनेज होने के लिए वाइल्ड लाइफ का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तुम्हारी ईवीएस की किताबों में, बायोलॉजी की किताबों में ये पॉलिनेशन वगैरह के बारे में दिया होगा कि किस तरीके से ये पेड़ पौधे बढ़ने के लिए, हम अपने घरों में देख सकते हैं कि पॉलिनेशन होता है जिसमें बटरफ्लाइज प्ले अ पार्ट, स्क्विरल्स प्ले अ पार्ट, चिड़ियों की एक भूमिका होती है। तो उसी तरीके से इन जानवरों की भी एक भूमिका है इस पूरी एक्सरसाइज में, है ना। और आखिरी बात, इसी कंजर्वेशन से इनके रिसर्च, डेवलपमेंट और इको टूरिज्म के ऊपर हम कुछ बात कर सकते हैं, राइट। सो अगेन इफ यू फ्रीज दिस फ्रेम, और ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है एज सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। सो ऑल इन ऑल, कमिंग बैक, हम लोगों ने आज GGTP की बात करी, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। पहला है आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। दूसरा है मानस टाइगर रिजर्व विच इज़ इन असम। और तीसरा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, इट इज़ इन छत्तीसगढ़, राइट। इससे जुड़े हुए सवाल तुम लोगों से तुम्हारे कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही आप इस इंफॉर्मेशन को अपने साथियों के बीच में फैला सकते हो। टाइगर्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। अगेन वी शैल डिस्कस वेरियस थिंग्स तुम लोगों के क्लास में, इसके ऊपर बेस करके तमाम सारी एक्टिविटीज, ठीक। टिल देन दोबारा से मुलाकात होती है। बाय बाय, थैंक यू।